अयोध्या में आज से भवन निर्माण समिति की बैठक राम जन्मभूमि में होगी। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि होली के मौके पर एक बार फिर काम में बाधा आएगी, क्योंकि होली के मौके पर मजदूर अपने घर जाएंगे। मगर 15 अप्रैल तक मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, साथ ही शिखर के निर्माण का काम भी पूरा हो जाएगा। रामलला के परिसर में लगने वाले परकोटा और पहले फ्लोर के मंदिरों की मूर्तियां भी 30 अप्रैल तक अयोध्या पहुंच जाएगी। 3 महीने में राम जन्मभूमि परिसर में सप्त मंदिर के बीच में बनाए जा रहे जलाशय का काम भी पूरा हो जाएगा। 50,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगना था मंदिर में, जिसमें अब 20,000 क्यूबिक फीट अवशेष है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले एक माह में लगभग 15 अप्रैल तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। आपने जो प्रश्न पूछा कि राम दरबार, उसकी भी मूर्ति सब, और जो परकोटा में 6 मंदिर हैं उनकी मूर्तियां 30 अप्रैल तक यहाँ आ जाएंगी और 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में लगभग सभी मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी। होली और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन 14 मार्च को है। कोई आपसे टकराव ना हो और इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर जुमे की नमाज का वक्त 2 घंटे आगे करने को कहा है। मगर देवबंद के उलेमा ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एडवाइजरी का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होली का वक्त दोपहर 12:30 बजे तक होता है और जुमे की नमाज आमतौर पर 1 बजे होती है। उन्होंने जो भी एडवाइजरी जारी की होगी तो अपने लिए की होगी, इस पर किसी ने कोई पालन नहीं किया है और मैं समझता हूं कि इस पर पालन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि होली का जो टाइम होता है वो 12:30 बजे तक समाप्त हो जाता है तकरीबन, और 1 बजे जो है जुमा होता है। तो तमाम चीजें जो हैं वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त हो जाती हैं। इस पर मौलाना रशीद फरंगी महली साहब ने जो एडवाइजरी जारी की है वो अपने यहाँ जो उनकी मस्जिद है उसके लिए एडवाइजरी जारी की। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मिलन समारोह को अब मंजूरी दे दी है। एएमयू प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी कि 13 और 14 मार्च को एएमयू के एनआरएससी हॉल में कोई भी छात्र होली खेल सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हिंदू छात्र होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, जिसके नहीं मिलने पर कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन किया गया था एएमयू में। फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। होली को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मस्जिदों को रंग से बचाने की तिरपाल से ढकने पर डीएम ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन अगर दूसरे लोग चाहें तो मस्जिद को ढक सकते हैं। और 29 सेक्टर में पूरे नगर को बांटा है और सभी जगह मजिस्ट्रेट भी तैनात किए हैं। पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर और जनपद स्तर पे हुई है, तो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हैं और दोनों पक्षों ने कहा है कि हम जो दोनों बड़े त्यौहार हैं वो अच्छे से मनाएंगे। तो ब्रज में रंगोत्सव का आगाज हो गया है। बरसाना में लठमार होली धूमधाम से खेली जा रही है। बरसाने की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं। अबीर, गुलाल, टीसू के फूलों के रंगों के साथ लठमार होली खेली जाती है। ब्रज की होली का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ होली को होरा भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां रंग, गुलाल, पानी से होली खेली जाती है, वहीं ब्रज में रंग गुलाल के अलावा लठ और छड़ीमार, लड्डूमार फूलों की होली मनाई जाती है। ब्रज की होली में लठमार होली सबसे खास होती है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के गांव पहुंचते हैं कृष्ण के होरियारे और फिर उनकी जमकर पिटाई होती है।
तो ब्रज में बरस रहे हैं इस वक्त रंग। लठमार होली आज है और 15 मार्च को जब होली समाप्त हो जाती है तो उसके बाद दाऊ जी का हुरंगा होता है। 9 मार्च नंद भवन में लठमार होली खेली जाएगी। और देखिए, लठमार होली, एक लड्डू मार होली, फूलों की होली, हर वो रंग खासतौर पर मथुरा वन और ब्रिज की गलियों में देखने को मिलता है और ये अद्भुत होता है। इसीलिए लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं और इस होली का जमकर आनंद लेते हैं। लखनऊ के बीबीयू कैंपस में पीजी स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ने लगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त खबर संभल से, जहां पर जामा मस्जिद और हरि मंदिर विवाद के बीच सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जामा मस्जिद के 2 रास्तों पर कार्यदायी संस्था ने खुदाई की है। एसडीएम के मुताबिक संभल में 10 सड़कों का निर्माण इस वक्त किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से संभल में जामा मस्जिद और हरि मंदिर विवाद के बीच सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जामा मस्जिद के 2 रास्तों पर कार्यदायी संस्था ने खुदाई की है। एसडीएम के मुताबिक संभल में 10 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ के बीबीयू कैंपस में पीजी स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। शुक्रवार की देर रात स्टूडेंट्स ने हॉस्टल परिसर में प्रदर्शन किया। मामला 6 मार्च का है। पीड़ित छात्रा ने संघमित्रा हॉस्टल के ऑफिस स्टाफ विनय पर जबरन गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। प्रॉक्टर, डीन, वार्डन से लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई न होने पर छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जगह जगह बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। जगह जगह पर एनकाउंटर हो रहे हैं। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सुल्तानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद की। सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी और दूसरा फरार हो गया। इन बदमाशों ने बेटी की शादी में जा रहे राजस्व निरीक्षण से 2 लाख रुपए लूटे थे। इधर गाजियाबाद में एनकाउंटर में एक चेन स्नेचर को गोली लगी। वहीं मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। दोनों बदमाशों ने जो जन सेवा केंद्र थी उसके संचालक की दुकान को लूट लिया था। घायल बदमाशों से 30,000 रुपए, 2 तमंचे, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। बहराइच में एनकाउंटर में गौ तस्कर अशरफ के पैर में गोली लग गई। घायल अशरफ को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। दरअसल जरवन इलाके में 4 मार्च को गोकशी का केस दर्ज हुआ था और पुलिस इस मामले में वांटेड आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जरवल थाना क्षेत्र हरचंदा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। उस अभियोग से संबंधित एक अभियुक्त अशरफ यहाँ से निकल रहा था और पुलिस को देख करके उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो पलट करके उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें अभियुक्त अशरफ के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज हेतु प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने और एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर बयानबाजी जारी है। शमी को ट्रोल करने वालों पर भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश से बाहर होने पर रोजा बाद में रखा जा सकता है, मगर लोग मोहम्मद शमी के हौसलों को पस्त करना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें सहूलियत दी है कि रोजे के अंदर अगर हम सफर में हैं, हम अपने कारोबार में हैं, हम अपने देश से बाहर हैं, तो हम रोज़ा कज़ा कर सकते हैं। बीमारी के आलम में भी रोज़ा कज़ा कर सकते हैं। हम एक उस दिन का रोज़ा बाद में भी रख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही लोग, इसी तरह के लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये खुदाई ठेकेदार बनते हैं और इससे बदनाम इस्लाम होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह कि सुरक्षा व्यवस्था समेत सम्मेलन का सारा प्रबंधन महिला अधिकारियों के हाथों में ही रहेगा। चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर वहां पर इंतजाम करने से लेकर हर व्यवस्था यही महिलाएं करने वाली हैं।
तो महिला दिवस पर अनूठी पहल की गई है। प्रधानमंत्री 2 दिन गुजरात के दौरे पर है और इस दौरान जो महिला हैं, खासतौर पर जो नवसारी में लखपति दीदी हैं, उनसे संवाद का कार्यक्रम है। वुमेन्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह कि सुरक्षा व्यवस्था समेत सम्मेलन का सारा प्रबंधन महिला अधिकारियों के हाथ में ही रहने वाला है और प्रधानमंत्री इन लखपति दीदी से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर किस तरह से इनके अपने जो लखपति बनने के किस्से हैं वो किस तरह से है। और देखिए ये जो तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं नवसारी से, जहां पर लखपति दीदियों के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले भी कई लखपति दीदियों से बातचीत कर चुके हैं और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से सरकार ने जो उन्हें मदद दी उससे वो किस तरह से लखपति बनी, किस तरह से उनकी कमाई है, किस तरह से वो अपने आप को सुदृढ़ कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री उन्हीं लखपति दीदियों से इस वक्त संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बाहर क्षेत्र से महिलाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, शहरी क्षेत्र से आती हैं, घरेलू महिलाएं हैं, किस तरह से लखपति दीदी योजना का उन्होंने लाभ उठाया, किस तरह से पैसा बनाया, किस तरह से अपने साथ और महिलाओं को जोड़ा। इसी तरह के संवाद प्रधानमंत्री इन लखपति महिलाओं के साथ करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लखपति दीदियों के साथ उन्होंने संवाद किया और ये जानने की कोशिश की कि आज वो खुद सुदृढ़ सबल हैं और उन्होंने कितनी नारियों को और अपनी तरह बनाया है, किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो लखपति दीदी योजना थी उसकी शुरुआत की और कितनी महिलाएं आज इस योजना के साथ जुड़ी हुई हैं और वो अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, अपना विकास कर रही हैं, अपने आसपास जो महिलाएं हैं उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। तो सीधी तस्वीरें नवसारी से, जहां पर 2 दिन के गुजरात दौरे पर खास तौर पर विमेंस डे के मौके पर देखिए महिला दिवस पर यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री की तरफ से कि क्यों ना महिलाओं के साथ संवाद किया जाए, बातचीत की जाए और जो ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है उसके प्रबंधन से लेकर उसकी सुरक्षा तक सभी कुछ महिलाएं ही निभा रही हैं। यहाँ पर जितनी जिम्मेदारियां हैं महिलाओं ने ही उठाया हुआ है और इस वक्त आप लखपति दीदियों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। और विमेंस डे के मौके पर न्यूज 18 ने प्रदेश के अलग अलग शहरों की महिलाओं से बातचीत की और जाना कि आखिर प्रदेश का माहौल कितना सुरक्षित है, योगी सरकार की योजनाओं से उन्हें कितना फायदा मिला है और क्या वो अपने से ज्यादा अब सेफ फील करती हैं। प्रयागराज की महिलाओं ने क्या कहा, जरा आपको सुनाते हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जहां कई कदम उठाए हैं, वहीं महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं। बीते 8 सालों में महिलाएं यूपी में कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, किस तरह का माहौल बदला है, तमाम महिलाओं से बात करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज की अलग अलग वर्गों की महिलाएं हैं, कुछ शिक्षिकाएं हैं, कुछ अधिवक्ता हैं, कुछ समाज सेवी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का बदलाव इन 8 सालों में महसूस कर रही है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम आपका है, क्या करती हैं और किस तरह का बदलाव देखती है इन 8 सालों में योगी सरकार में? मेरा नाम डॉक्टर अंशु पांडे है। मैं पेशे से वास्तु सलाहकार हूँ और एक समाज सेवी हूँ। बदलाव तो यही है कि मैं यहाँ आज खड़ी हूँ और आप हम लोग से सवाल कर रहे हैं। हमारी भी अहमियत ये है कि हम क्या सोचते हैं ये लोग सोचने लगे। पहले ये नहीं होता। किसकी वजह से संभव हुआ ये सरकार, हमारी सरकार की वजह से हुआ, जो उत्तर प्रदेश के मोदी जी, योगी जी हमारे बाबा जी की वजह से हुआ। जो अभी कहे ना, भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के कोई काम नहीं होता। घर में भी अगर भय है तो इज्जत होती है। ये शुरू से आप लोग मतलब महिलाएं डरा के रखती हैं लोगों को? डरा के नहीं रखती हैं, वो अपना अधिकार अपना समझने लगी कि मेरा अधिकार है क्या, मैं क्या हूँ, मुझे क्या, मतलब हनुमान जी जैसा मुझे बता दिया योगी सरकार ने बता दिया। हाँ, कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, किस तरह का बदलाव देखती है इन 8 सालों में, कितना बदलाव आया है? मॉमी डे मेरा नाम है और 8 सालों में बहुत जमीन आसमान का बदलाव आया है। क्योंकि शुरू से जब प्रयागराज में ही रहना, जन्म से प्रयागराज को देख रही हूँ, तो कि कितना ज़्यादा हम लोग भयभीत होकर घर से निकलते थे कि सुरक्षित घर पहुँच जाएंगे कि नहीं, ये एक मन में हमेशा डर लगा रहता था। लेकिन अब देखते हैं कि रात को 12 बजे, चाहे 1:30 बजे हमारी ट्रेन है, 2 बजे, 2:30 बजे अगर कहीं से भी आना हो स्टेशन से, तो निडर हम लोग घर निकल आते हैं। अब ये बदलाव आया है, कितना आत्मविश्वास बढ़ा है इससे? बहुत